जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो मैं फिर से ज्योग्राफी के प्रश्नों को लेकर हाजिर हुए हैं। आज की जो टॉपिक हम लोग का जो है सबसे मुख्य टॉपिक है भूकंप। इसी से रिलेटेड जो है आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे भूकंप से रिलेटेड। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन है इस चैनल पर। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या पहला। और साथियों रही बात कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो अवश्य आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे सारी पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध होगी। तो यहाँ पे जो प्रश्न पहला कर रहा है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बहुत मुख्य प्रश्न है ये। तो देख लीजिए विकल्प दिया है ए में ज्वालामुखी, चक्रवात, भूकंप और भूकंप एवं ज्वालामुखी। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये बताना है कि किसकी उत्पत्ति, मतलब कौन सी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है भूकंप, यह विकल्प सही हो रहा है। सी ऑप्शन सही हो रहा है भूकंप। प्रत्यास्थ पुनश्चलन जो सिद्धांत है यह भूकंप की उत्पत्ति को व्याख्या करता है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफ.एच. रिचर्ड ने भूकंप की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस विद्वान का क्या नाम है? तो एफ.एच. रीड। इस चीज को ध्यान रखना होगा। यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, बन सकते हैं यहाँ से भी प्रश्न। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न कर रहा है कि भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए फिर से वहां से प्रश्न बन गया। भूकंप की उत्पत्ति जो है उससे संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है कौन है? होम्स, रीड, जॉली और डेली। तो अभी जस्ट आप लोग को बताएं रीड है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। तो अभी आप लोग से बोले हैं कि देखिए छोटी छोटी पॉइंटों को अक्सर आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं ये कोई नहीं बता सकता है, कोई भी टीचर नहीं बता सकता है। तो इसलिए मैं जितने भी प्रश्न लाते हैं उसका डिटेल से विवरण आप लोग को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए तीसरे प्रश्न पे। जो तीसरा प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक जो अंदर की संरचना होती है, बनावट होती है, उसकी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या माना गया है। जो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना हुआ, बनावट हुआ, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया? भूकंप विज्ञान, तापमान, ज्वालामुखी और दबाव एवं घनत्व। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी जो है भूकंप विज्ञान से हम लोग प्राप्त करते हैं। अब रही बात कि भूकंप विज्ञान होता क्या है। तो देखिए यहाँ से मैंने डिटेल से आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को अध्ययन करने का जो सबसे प्रचलित और विश्वसनीय स्रोत जो है वह भूकंप विज्ञान ही है, जिसके विषय में आप लोग अनुभाग 3.4 में सीखने को मिलेगा। बुक में पढ़िएगा तो कह रहे कि भूगोल जो है विषय में पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतों की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आंतरिक भाग में उसकी परतों की व्याख्या किया जाता है। और रहा बात कि भूकंप विज्ञान होता क्या है, तो देख लीजिए भूकंप विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान कहते हैं। इनके देखिए यहाँ पे बताया गया कि जॉन मिलने को आधुनिक भूकंप विज्ञान बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। आधुनिक भूकंप विज्ञान बनाने का जो श्रेय है किसको जाता है? जॉन मिलने को जाता है। किसको जाता है साथियों? तो जॉन मिलने को जाता है। अगले प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या चौथा जो प्रश्न है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर
भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूगर्भ के मतलब पृथ्वी के नीचे गर्भ में, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है, भूकंप केंद्र की इक्लोजाइट कहा जाता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहा, भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग जो उत्पन्न होते हैं, भूकंपीय तरंग आती है, उस स्थान को भूकंप केंद्र कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, बता दिया गया है कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। वहीं ऊर्जा का मतलब तरंग निकलती है। ओके, इसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर जो प्रश्न है कि भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ पे, जिसको हम फोकस कहते हैं, जहाँ पे मेन फोकस होता है, वह क्या होता है? तो धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। बी कह रहा है कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और सी कह रहा है कि जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है। और डी कह रहा है कि इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। मतलब वही बात कर रहा है कि जो फोकस है मेन भूकंप का, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, वह ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन। 6 नंबर प्रश्नों को देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि अधिकेंद्र, जिसको हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं, भूकंप का वह बिंदु है जो किससे संबंधित होता है? ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। तो पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, और डी विकल्प कह रहा है कि भूपृष्ठ का यह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे विकल्प जो सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है कि अधिकेंद्र भूकंप का वह बिंदु होता है जहाँ से भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अब देखिए, यहाँ से कुछ हम लोग डिटेल से जानकारी रख लेते हैं कि जो भूतल होता है, जो भूमि का तल होता है, वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, जो अधिक समीप होता है, नज़दीक होता है, उसी को हम लोग अधिकेंद्र या एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र केंद्र के ठीक ऊपर 900 डिग्री के कोण पर होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 जो प्रश्न है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बिंदास प्रश्न है यह, कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? तो भूकंप मूल कहलाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है, भूकंप केंद्र कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। दोस्तों याद करिएगा, भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है, याद करना होगा। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिकेंद्र होता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल से बताया गया है कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, उसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं विकल्प में उद्गम केंद्र भी आपको दे सकता है या अवकेंद्र भी दे सकता है, तो इसके बारे में जानकारी जरूर रखिएगा। अगला जो पॉइंट है कि ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। आप लोग को भी पता होगा, जो पृथ्वी के अंदर भूकंप का झटका महसूस होता है वह हर दिशाएं में होता है, अलग अलग दिशाएं में होता है। कहा नहीं जा सकता है कि भूकंप कभी मतलब किस जगह पर आ सकता है, कोई नहीं बता सकता है। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट कहा रहा है कि भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अगला जो पॉइंट है 8 नंबर, भूकंप में धरातलीय तरंग कैसी होती है? भूकंप में धरातलीय जो तरंग है ये कैसी होती है? गौण तरंगे होती है कि एल तरंगे होती है कि प्राथमिक तरंगे होती है कि प्राथमिक एवं
गौण तरंगे होती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। जो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे कहा जाता है वह होती है एल तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? तो वह एल तरंगे होती है। अब रही बात कि एल तरंगे के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भूकंपीय जो तरंगे है यह पृथ्वी की आंतरिक परतों एवं सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती है। ओके, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है। ओके, कौन सा? तो यहाँ पे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, ये सब जो है मानवकृत विस्फोट से भी उत्पन्न होती है। ओके, क्लियर हुआ। आगे देखिए प्रश्न संख्या आते हैं 9। यहाँ पे जो प्रश्न 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग टाइप के प्रश्न आ गया कि अब ऐसा कौन सा भूकंपीय तरंग है भैया कि जो सबसे सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक, दीर्घ पृष्ठीय और क्षितिजीय। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है कि दीर्घ जो पृष्ठीय है यह सबसे भूकंपीय तरंग जो है यह सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। और कहीं कहीं दीर्घ पृष्ठीय न देकर इसका दूसरा नाम भी दे देता है एग्जामिनर। तो देख लीजिए ध्यान से क्या नाम दिया जाता है। तो धरातलीय तरंगे एक भूकंप लेखी पर रिपोर्ट करने के लिए अंतिम है। ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है, वे चट्टानों के विस्थापन का कारण बनते हैं और इसलिए संरचनाओं का गिरना होता है। और धरातलीय तरंगों को सबसे अधिक हानिकारक तरंगे भी माना जाता है। धरातलीय तरंगों को सबसे अधिक हानिकारक तरंग भी माना जाता है। यहाँ पे दीर्घ पृष्ठीय बिल्कुल सही हो रहा है। 10 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं शब्द आ गया है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं हो रहा है। तो एक कह रहा है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। तो ये सरासर गलत है, इसको हम गलत कर रहे हैं पहले ही, क्योंकि यह समभूकंप रेखा उसे नहीं कहा जाता है। बी ऑप्शन को देख लेते हैं। समभूकंप रेखा का जो आकार होता है वह रेगुलर होता है, वह नियमित होता है। तो लग रहा है ये थोड़ा कि सही लग रहा है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लग रहा है। पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये सही नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको काट दिया है। ओके, और बाकी बचा है ए बचा है, सी बचा है और डी बचा है, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पे काटने का मतलब था कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? गलत हो गया। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 11 प्रश्न, उसी तरह का प्रश्न है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, जो कि ये सही बात है, लेकिन ये सही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे गलत कर रहे हैं इस प्रश्न के अनुसार। बी ऑप्शन, रिएक्टर स्केल जो है एक लोगरिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है, इसको हम गलत कर रहे हैं इस प्रश्न के अनुसार। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यह भी सही है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी कथन जो है ये सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, 12 ऑप्शन देखिए। 12 ऑप्शन जो कह रहा है कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अंतः सागरीय एक शब्द आ गया है, देख लीजिए। अंतः सागरीय भूकंप, इसकी जो लहरें होती है समुद्री लहरें, इसको क्या कहा जाता है? सर्क कहा जाता है, सुनामी, स्केल की केम कहा जाता है। ये पूरा इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, सुनामी कहा जाता है दोस्तों। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा जो समुद्र की लहरें उठती है उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। ओके, डिटेल से सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि
सुनामी जो है यह समुद्र की लहरों की एक श्रृंखला होती है जो पानी के नीचे भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। तो याद रखना होगा। आप लोग देखते हैं सुनामी जो अभी आया था बंगाल की खाड़ी में हुआ था, बंगलोर में आया था, चेन्नई की तरफ। इसके बाद देखिए 13 प्रश्नों को देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सुनामी का जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से कौन सा है? ज्वालामुखी है कि भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ कि प्रति चक्रवात हुआ? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, भूकंप होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। सुनामी का जो सबसे मुख्य कारण माना गया है वह माना गया है भूकंप। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं और इधर समुद्र है। देखिए जो पानी है यहाँ पे भूकंप आ गया, मतलब समुद्र में। तो यहाँ पे सुनामी का मुख्य कारण भूकंप, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बताने का मेरे द्वारा जो प्रयास है कि सुनामी जो है यह लहरों के पीछे, वैसे तो कई कारण होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार जो कारण है वह है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने लगती है, ज्वालामुखी फटने लगती है, किसी तरह का विस्फोट होने लगता है और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी जो है लहरें उठती रहती है। ओके, 14 जो प्रश्न है कि विश्व के सर्वाधिक 6.3% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटार्कटिक पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अब परिप्रशांत महासागरीय पेटी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। इसको डिटेल से बताए हैं यहाँ पे कि परिध्रुवीय प्रशांत मेखला इसका नाम है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। परिध्रुवीय प्रशांत मेखला इसका नाम है, या परिप्रशांत महासागरीय पेटी ये भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी जो है परिधि प्रशांत मेखला है। प्रशांत मेखला भी आपको नाम दे सकता है। तो ये जो शब्द है इसको ध्यान में रखना होगा। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी परिध्रुवीय प्रशांत भूकंपीय मेखला प्रशांत महासागर के किनारे पाया जाता है, जहां हमारे ग्रह के लगभग 81% सबसे बड़े भूकंप आते हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि भूकंपों का जो प्रभाव है वह महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर नहरें उत्पन्न होती है और इन नहरें नहीं लहरें यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे भयंकर लहरें उत्पन्न होती है और इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे दिया है प्यार भीति, सीधेश लहरें, यहाँ पे सीधेश लहरें, सदाशिव और यहाँ पे दिया है सुनामी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों कि सुनामी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए प्रश्न 16 कि सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जर्मन, पुर्तगाली, जापानी और चीनी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने डिटेल से कुछ बताया। यहाँ पे सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, याद करना होगा, जो वास्तव में 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है सु जिसका मतलब होता है बंदरगाह, और एक बना है नामी जिसका मतलब होता है विनाशकारी लहरें। इसी से मिलकर सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी इसका हम अगर बात करें कि ऐसी समुद्री लहरें जो अत्यंत व्यापक नुकसान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए प्रश्न संख्या 17 जो प्रश्न है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? कौन सा ऐसा देश है जहां पे अधिकतर भूकंप अभी आ चुके हैं? मैक्सिको, जापान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी आप लोग को पता होगा कि जापान में अधिकतर भूकंप आते ही रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखिए 18 प्रश्न। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली
भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? पी, एल, एस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है कि ये जो तरल पदार्थों से होकर जो इस तरह की जो लहर होती है, तरंग होती है, यह कभी भी इससे नहीं होकर गुजरती है। बाकी पी और एल जो है ये इससे होकर गुजरती है, तरल पदार्थों से होकर। और 19 प्रश्न है कि भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप किससे मापा जाता है? बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में कि रिएक्टर पैमाने पर? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे जो भूकंप मापा जाता है वह रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, आप देख लीजिए डिटेल से, यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिए हैं। जो भूकंप की तीव्रता होती है और जो अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है, जिसमें हम सिस्मोग्राफ उसे कहते हैं। इसके आधार पर गणितीय पैमाना, जिसको हम रिएक्टर स्केल पैमाना कहते हैं, इसी के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। कौन सा? तो रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना पर। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 20 कि 20 प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सागरीय तरंगों को, ज्वार भट्टे को, भूकंपीय तरंगों को, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ को मापने के लिए कौन से काम में लाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है, भूकंपीय तरंगों को लाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 21 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 21 है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर, सिस्मोलॉजी, फिलोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोलॉजी इसका नाम जरूर याद करिएगा। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 22 यहाँ पे देखिए बताया गया है कि भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। 22 प्रश्नों को देखिए। 22 जो प्रश्न है कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात कह सकते हैं समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, समताप रेखा और समदाब रेखा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही होगा। समभूकंप रेखा कहा जाता है। सम से मतलब सम मतलब बराबर, और यहाँ पे तो समान कहीं दिया है प्रश्न में कि समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थान को जो उसकी रेखा मिलती है उसे हम समभूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे हम समभूकंप रेखा कहते हैं। 23 प्रश्न जो है कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा, सहभूकंप रेखा, आइसोपाइक्लिक रेखा और आइसोगोनल रेखा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही होगा। सहभूकंप रेखा कहा जाता है। सहभूकंप रेखा कहा जाता है जिसका हम लोग एक साथ अनुभव करते हैं उसे हम सहभूकंप रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए 24 प्रश्न। 24 जो प्रश्न है समभूकंप रेखा जिसको आइसोसेंसिमल लाइन कहा जाता है, इसका आकार जो होता है कैसा होता है? नियमित होता है कि अनियमित होता है? वृत्ताकार होता है कि एक रेखीय में होता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है, अनरेगुलर होता है। नियमित का मतलब रेगुलर होता है, अनियमित का मतलब अनरेगुलर होता है, तो अनियमित होता है। इसका आकार कैसा होता है दोस्तों? तो अनियमित होता है। 25 प्रश्नों को देखिए। 25 जो प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? 5000 से 7000, 8000 से 1000,
10,000 से 12,000, 1200 से 15,000। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 8,000 से 10,000, 8,000 से 10,000 जो है एक वर्ष की अवधि में यह भूकंप जो है सामान्यतः आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल से मैंने कुछ यहाँ पे बताए हैं। प्रायः यह देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। मतलब रिएक्टर स्केल पर देखने पर जो अभी मान लीजिए भूकंप आता है तो उसका मापा जाता है कि हाँ 5.1 तीव्रता की भूकंप आया है कि 6.1 तीव्रता की भूकंप आया है। तो 8 से अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप है इस पृथ्वी पर साल में 1 से 2 वर्षों में केवल एक ही बार देखा जाता है, और 8 से कम तो बहुत बार देखने को मिलता है, 5 की तीव्रता से, 4 की तीव्रता से। ओके, जबकि हल्के भूकंप जो है लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। एक हर मिनट में छोटा भूकंप हो गया हल्के भूकंप। ओके, अभी जस्ट ही भूकंप अभी आया था, अभी ही कुछ दिनों में पता चला है कि कुछ कुछ राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 26 प्रश्न है कि अगिन वलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? 68, 40, 30 और 25। तो यहाँ पे 68% बिल्कुल सही हो रहा है। अगिन जो सर्किल ऑफ फायर होता है वह प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप जो है 68% आता है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए अगिन वलय, वही चीज़ यहाँ पे मैंने बता दी है। नीचे वाला पॉइंट को थोड़ा सा देख लीजिए। प्रशांत महासागर के किनारे को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और नॉर्मल पोलैरिटी इसमें पाई जाती है, और ये चट्टानें जो होती है नवीनतम होती है, और कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी इसकी अधिक होती है। ओके, इसके बाद देखिए 27 प्रश्न। 27 जो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, यूरोपीय प्लेट के नीचे अफ्रीकी प्लेट का अवगमन, एशियाई प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट का अवगमन, और पैसिफिक प्लेट के नीचे अमेरिकी प्लेट का अवगमन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इसका कारण बताया गया है कि जो एशियाई की पूर्वी सीमांतों में जो होने वाली भूकंपों का जो सबसे मेन कारण होता है, मेन जो कारण है वह है एशियाई प्लेटों के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो रहा है। तो आज की क्लास मैंने 27 प्रश्नों को लिए थे। ये आज की प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो टॉपिक कमजोर है जीके जीएस में आप उस कमेंट करके बता दीजिए कि सर मेरा ये टॉपिक कमजोर है, आप इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए और अच्छे तरीक़ा से समझा दीजिए। तो मेरा जो ये आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बना दूंगा और सारे टॉपिक को अच्छे से बेहतर तरीका से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।